हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10वीं क्लास का अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 4 वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं, ठीक है, और जो तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है, कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फल के रस तक। ठीक है, हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। बात करते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। देखिए, अगर हम बात करें, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो तब क्या था कि जो भी उत्पादन होता था, जिन वस्तुओं का जो उत्पादन होता था, वो सिर्फ अपने देश की सीमाओं के अंदर ही होता था। ठीक है, और देश की सीमाओं के बाद सिर्फ कच्चा माल जाता था या जो खाद्य पदार्थ थे यही आपको बाहर मिलते थे। ठीक है, लेकिन भारत जैसे उपनिवेश का मतलब कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, आप सबको पता है। ठीक है, तो भारत से कच्चा माल और जो खाद्य पदार्थ थे उनको वो निर्यात होते थे। निर्यात यानी कि भारत का जो सामान था वो विदेशों में जाता था और जो वहाँ से जो माल को तैयार किया था उसका वहाँ पे आयात किया जाता था। ठीक है, व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन पर नियंत्रण और उसका स्वामित्व रखती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अपना मेन ब्रांच कहाँ पे स्थापित करती है? जहाँ पे उसे जो लेबर है वो कम मिले और अन्य जो संसाधन है वो भी मिल जाए। ठीक है, और अगर सस्ता श्रम होगा तो उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। उत्पादन लागत में कमी करने पे जो उनका प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ऐसा वो करती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। देखिए, जितनी भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये पूरे ही विश्व में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उसको पूरे विश्व लेवल पर उसका उत्पादन और वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन कर रही है। ठीक है, परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्वभर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन
प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। ठीक है, देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो इस चीज़ का भी ख्याल रखती हैं कि जो सरकार है, सरकार की नीतियां क्या हैं और उन नीतियों से उन कंपनियों को किस तरीके से प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी जो कंपनियां वो सब ध्यान रखती हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से कि निवेश क्या है, तो यानी कि देखिए आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको कोई ऑफिस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, मशीनरी भी चाहिए और उसके अन्य उपकरण। ठीक है, इसके अलावा जो और भी आपको जो उपकरण चाहिए और उनको खरीदने में जो मुद्रा व्यय की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको निवेश बोला जाता है। ठीक है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको बोलते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। देखिए क्या होता है कि कई बार जो कंपनियां ना एक देश की कंपनी के साथ दूसरी देश की कंपनी के साथ मिलकर जब काम करती है, उनकी एक देश दो देश मिलकर तो संयुक्त हो गए, तो ऐसा करने से कंपनी को क्या होता है, तो उन्हें कंपनियों को दोहरा लाभ, डबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। देखिए जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्शन के लिए, अपना उत्पादन करने के लिए ऑर्डर वो देती हैं। ठीक है, वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों, इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के उत्पादन बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है।
सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। वैश्वीकरण क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी बड़ी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कर पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में उत्पादनों का एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वो बहुत सारे जो देश हैं उन देशों के बीच में जो परस्पर जो रिलेशन है, ठीक है, और वो किस तरीके से एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि बहुत सारे जो देश हैं एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, इससे भी उन लोग जो कंपनियां उनका निवेश भी बढ़ रहा है और जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी क्या होता है? आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। देखिए, टेक्नोलॉजी का तो आदान प्रदान हो ही रहा है। एक दूसरा माध्यम ये भी हो सकता है कि जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उससे भी आप एक दूसरे देश के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि हर कोई अच्छी इनकम चाहता है, अच्छा रोजगार चाहता है, तो लोग बाग अच्छी इनकम और अच्छी आय की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। ठीक है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मेन फैक्टर है जिससे जो पूरा जो विश्व है हम समझते हैं कि ये जो पूरा विश्व एक हो गया है। ठीक है, जैसे विगत 50 वर्षों से में परिवहन प्रौद्योगिकी बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हमें जो इंफॉर्मेशन जो सूचना है, ठीक है, वो एक दूसरे लोगों को आसानी से मिल जाती है। और हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का जो प्रवेश हो गया है। ठीक है, आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हुई? ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सूचना जो संचार प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से सारी चीज़ें ये पॉसिबल हुई हैं, संभव हुई हैं। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। देखिए,
कोई भी देश है, जब कोई भी देश का सामान अपने देश से या तो बाहर जाता है तब भी टैक्स लगता है, और अगर हमने वहाँ से मंगाया तो भी उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टैक्स का पैसा भी जो कस्टमर होते हैं उन्हीं को देना होता है। तो इससे क्या होगा, जो जो सामान है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। यानी कि देखिए, जो सामान आ रहा है अगर हम उस पर हम टैक्स लगा रहे हैं तो एक तरीके से वो व्यापार में रुकावट का वो काम करता है। और इसे अवरोध इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापक अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि देखिए, हम जो टैक्स लगाते हैं ना, टैक्स का प्रयोग हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कितनी वस्तुएं बनेंगी कितनी नहीं बनेंगी, इसके ऊपर एक लिमिट, एक सीमित मात्रा में इसमें कर लगा के इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार में विदेशी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950-59 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी थी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनी यहाँ अपने कार्यालय कारखाने स्थापित कर सकती थी। ठीक है, देखिए, जो अवरोध था, जो व्यापार अवरोध था, यानी जो टैक्स था, उसको काफी हद तक उसको कम कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आयात और निर्यात है उसको आसानी से हम कर सकते हैं और जो कंपनियां हैं वो अपने ऑफिस भी यहाँ पे आसानी से स्थापित कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि उदारीकरण हम किसे कहते हैं, देखिए, सरकार के द्वारा जो अवरोध थे, जो रुकावटें थी, ठीक है, जैसे कर लगाना, जो टैक्स को लगाना, ठीक है, और उसको प्रतिबंध करना। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा जो टैक्स हटा दिया गया है, जो अवरोध समाप्त कर दिए गए हैं, जो प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है, उसी चीज़ों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण का नाम दिया गया है। ठीक है, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। ठीक है, हमने देखा कि बहुत कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार या विदेशी निवेशों के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेश निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। यानी कि देखिए, विश्व में जितने भी देश हैं उनको अगर बिजनेस करना है, विदेशों से व्यापार करना है, तो जो उनकी नीतियाँ हैं वो कठोर नहीं होनी चाहिए बल्कि सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, जो यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये कि जितने भी जो देश हैं वो एक दूसरे जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको लिबरल बनाया जाए, उसको उदार बनाया जाए। ठीक है, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। हम बात करते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव।
विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादकों स्थानीय विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों में बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया, जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स। ठीक है, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन, कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डेटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में सस्ते में उपलब्ध और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। हम बात करते हैं कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। देखिए, जो वैश्वीकरण हुआ था, इससे जो लोग ट्रेंड हैं, ठीक है, जो कुशल हैं और जो संपन्न हैं, ठीक है, उन लोगों को तो नए अवसरों का उन्होंने भरपूर प्रयोग का लाभ उठाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसमें हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतरी हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन और श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में यही था। हमने इस चैप्टर में देखिए, हमने इसमें वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा, उदारीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं इसके बारे में हम समझ गए। ठीक है, निवेश क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है, और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और बच्चों को भी शेयर कर दें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।